वक्त आ गया है आपके बाहर आने का, सड़कों पर एहतजाज किया जाए। अब 5 साल का सेटअप अगले बन चुका है। नेवर से नेवर वाली बात है। किसी टाइम भी मैं एहतजाज की कॉल दे सकता हूँ, तैयार रहें। जब तक खान साहब जेल में है तो वो पॉलिटिकल नॉइज तो जेल से क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज तक किसी गवर्नमेंट को यकीन नहीं है कि उनके 5 साल पूरे होंगे। खुद तलाल चौधरी साहब बताएं, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को यकीन है कि वो 5 साल पूरे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और काफ़ी महीनों से रूपोश पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर कल अचानक मंजर आम पर आ गए और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो बानी पीटीआई के पैगाम मिलने पर वापस आए हैं। और ना सिर्फ वो बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो रूपोश रहनुमा थे जैसे मुराद सईद से मुतल्लिक स्पेसिफिकली उन्होंने कहा उनके भी मंजर आम पर आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने उनको पैगाम भिजवाया कि अब वक्त आ गया है आपके बाहर आने का, मंजर आम पर आने का। क्या चल रहा है ये? क्योंकि जिस वक्त हम्माद अजहर आए उसी वक्त एक्स पर एक पीटीआई की तरफ से पैगाम जारी होता है जिसमें मैसेज था बानी पीटीआई की तरफ से, जिसमें इमरान खान बड़ी तफसील में ये कहते हैं और उसका खुलासा ये है कि अब वक्त आ गया है, कौम को पैगाम है, तमाम सेक्टर्स को पैगाम है कि जो जिद्दोजहद कर रहे थे वो मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पर मईशत के लिए, उसकी जिद्दोजहद को अमली जामा पहनाया जाए और इसके लिए सड़कों पर एहतजाज किया जाए। ये वक्त आ गया है और इसके लिए जो कॉल है वो अनकरीब देंगे और उसका इंतज़ार किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इसके ऊपर जहाँ बड़े तजिए तबसरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको देखा जा रहा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है या ये जो सख्त बयानियाँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी अपना रहे हैं, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और जनरली दबाव पैदा करने के लिए, दबाव डालने के लिए, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। ये लोग पुरानी की तरह चाहते हैं कि जैसे पहले इन लोगों ने दूसरों के कंधों पर या बैसाखियों पर चढ़कर हुकूमत में आए, वैसे ही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को भी ये रियलाइजेशन है कि अब ऐसा नहीं होगा। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि अब 5 साल का सेटअप अगले बन चुका है और पीटीआई भी बखूबी जानती है कि ऐसा ही होगा और उन्होंने भी इसको कबूल कर लिया है। ये जो बात है तलाल चौधरी साहब की, इसमें कितना वज़न है और ये जो अब कॉल दी गई है फिर इसकी रेलेवेंस क्या है, ये सब कुछ अपने तजियाकारों के सामने सवालात रखेंगे। हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में स्काइप के थ्रू, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, तलाल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि अब अगले 5 साल ऐसे ही चलना है, तो ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। वंस अपॉन अ टाइम उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी पार्टी और अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे एक मीटिंग में गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे अलावा ऑप्शन क्या है इस्टेब्लिशमेंट के पास। नून लीग ऑप्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी ऑप्शन नहीं है, मैं एक वाहिद ऑप्शन हूँ, तो कोई क्या कर सकता है। जब आप देखते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018-19 में, तो उस वक्त तो शायद ही कोई सोच सकता था कि मामला इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और शायद ही कोई सोच सकता था कि पहले 6-8 महीने में ही कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमने बातचीत भी की और फिर मुमकिन तौर पे नतीजा यही निकला कि नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से चले गए और फिर जो सब कुछ हुआ हमने देखा। तो नेवर से नेवर वाली बात है। ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त के हालात इस वक्त के हालात में कुछ फ़र्क ज़रूर है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात हैं वो उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट से थे। नवाज शरीफ की पार्टी ने उस वक्त 9 मई भी नहीं किया था, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई का भी गुस्सा है। तो फ़र्क ज़रूर है आज के हालात में और उस वक्त के हालात में, बट चीज़ें यहाँ पे बदलते हुए ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। तलाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी यही है कि प्रेशर डालो, दबाव डालो ताकि मुज़ाकरात हो सकें और उनको स्पेस मिल सके। लेकिन यही वही स्ट्रेटजी है जिसका जिक्र मरियम साहिबा करती थी, पावर टॉक्स टू पावर। इनफैक्ट वो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमारा चैलेंज ही नहीं है, उससे तो हमें बात ही नहीं करनी। जो उनको लेकर आए हैं, जो कठपुतलियां चला रहे हैं, उनसे हमने बात करनी है। एंड पावर टॉक्स टू पावर, हम मज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत हमें मिलेगी। तो गालिबन ये वही स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अडॉप्ट कर रही है। अब ये कामयाब होती है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। एज आई सेड कि इस वक्त चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हैं।
लेकिन एक बात जो आपके सवाल के शुरू का हिस्सा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर सकती है, इतनी उनके पास स्ट्रीट पावर है कि वो एहतजाज करें, जलसे करें, क्योंकि पहले जो उनके जलसे थे इस्लामाबाद में होने थे, फैसलाबाद में होने थे, उनको इजाजत नहीं मिली तो वो जलसे ही नहीं कर सके। तो अब क्या वो बगैर इजाजत के लोग सड़कों पर निकल आएंगे? एक सवाल तो ये अपनी जगह पर है। लेकिन जो मईशत वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन अब ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो बजट के बाद फाइनलाइज होगा। और मैं जब DC में था तो मैंने वहां से शो करके बताया था कि एग्जैक्टली यही फीलिंग मुझे भी मिली है कि IMF जो है वो बजट में फैसले देखेगा, रिफॉर्म्स देखेगा और उसके बाद फिर वो फाइनल करेंगे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। और अब ये ऑलमोस्ट वाज़ेह हो चुका है। देखें अलीना, ये जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने लेने हैं उसके लिए उसको सियासत ड्राइव करेगी बहुत हद तक। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी पार्टी के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, तो वो इतने संजीदा, इतने बड़े रिफॉर्म्स कर ले जिसकी इस वक्त मुल्क को जरूरत है। इस हालात में जब आप बिजली के रेट बढ़ाएंगे, इन हालात में जब आप टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो क्या नून लीग के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो तमाम ये इकदाम ले लेंगे? मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ इमरान खान अपनी सियासत कर रहे होंगे, तहरीक इंसाफ दबाव डाल रही है, दूसरी तरफ ट्रेडर्स आएंगे, वो कहेंगे टैक्स नहीं लगाओ, बिजली के बिल बढ़ेंगे, उस पर एहतजाज होगा, एनर्जी रिफॉर्म्स के लिए आप जाएंगे, वहां पे एहतजाज होगा। तो हर इकदाम जब आपने करना होता है आपको पॉलिटिकल कैपिटल की जरूरत होती है। आप एक कियोस्क के माहौल में वो नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, जो रिपोर्टर्स बाखबर होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF के बीच में जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से, वो भी यही कह रहे हैं कि IMF इस वक्त बड़ा इसको फूंक के देख रहा है कि जो सियासी हालात हैं वो कहां पे जाएंगे। क्या इस हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी, इतना कैपिटल है कि वो ये रिफॉर्म्स कर सकेगी? तो ये बात तो दुरुस्त है कि अगर हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, मुल्क के माशी हालात हमने बेहतर करने हैं, तो उसके लिए आपको एक कोहेसिव एनवायरनमेंट चाहिए होगा। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी हुकूमत मिल जाएगी। हो सकता है जो बात से तलाल साहब कर रहे हो कि 5 साल के लिए हुकूमत रहेगी, हो सकता है रहे, लेकिन जो इस वक्त हम हालात देख रहे हैं, कशीदगी वाले सिचुएशन देख रहे हैं, जिसमें अब जुडिशरी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट एक और मामला पैदा हो गया है, इसको IMF बहुत ज्यादा गौर से देख रहा है। तो इस सिचुएशन को तो काम डाउन करना पड़ेगा, वरना इन हालात में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है फ़खर, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? ऑफ कोर्स ये जो बड़ी मानी है इस बात की है, पॉलिटिकल कैपिटल अगर आपके पास नहीं है तो किस तरह से माशी चेंजेस या वो इस्लाहात जो आप करना चाहते हैं IMF के कहने पर या फिर वैसे भी वो कैसे करेंगे? और ये भी बताइएगा, ये हमाद अज़हर साहब का सडनली बाहर आ जाना, परवेज़ इलाही साहब की रिहाई होना, फिर फवाद चौधरी साहब उससे कुछ रोज़ पहले रिहा हुए या कुछ देर पहले रिहा हुए, ये सब कुछ क्या आपस में जोड़ा जाना चाहिए या इनकी क्या रेलेवेंस है मौजूदा सियासी मंजरनामे पे, या फिर वो बहुत ज़्यादा हम लोग इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जहाँ तक ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह ही चलता रहेगा और कोई इतना बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं होना कि जिससे कोई एक क्योस की सूरत हाल पैदा हो जाए और जिससे IMF के साथ मुज़ाकरात हैं या ओवरऑल बाकी जो है वो उससे डिस्टर्ब हो। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कोई अपसेट ऐसा नहीं होने वाला। जहाँ तक ये जो आप जिन लोगों का तस्करा किया है, उनका बाहर आना या उनका जेल से रिहा हो जाना, मैं ये समझता हूँ ये इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो केस टू केस वो किया गया है, इनको रिहा किया गया है। ख़ासतौर पे अगर चौधरी परवेज़ इलाही का देखा जाए तो उसमें चौधरी शुजात का जो है वो काफ़ी बड़ा हाथ है उनको रिहा कराने के हवाले से। जो बैकडोर वो मुलाकातें करते रहे हैं, उसमें ये कोई ऐसा तासुर कि ये PTI के साथ कोई इस तरह की डील हो रही है या जो इसको CBM के तौर पर इनको रिहा किया गया है, मैं नहीं समझता इस बात का। तीसरा जो ये मैं देख रहा था, इमरान खान के जो एक्स अकाउंट से वो किया गया है, ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने एहतजाज की कॉल के लिए कहा है कि किसी टाइम भी मैं एहतजाज की कॉल दे सकता हूँ, तैयार रहें। उसमें फिर हमाद अज़हर साहब का मंजर पे आना या फिर मुराद सईद का सामने कुछ दिनों में आ जाना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये PTI ख़ास तौर पे इमरान खान की एक कंफ्यूज्ड और स्ट्रेटजी या वो है सोच है कि वो एक वक्त पे जो है वो जिनसे हकीकी आज़ादी चाहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ जो है वो टीमें बना देते हैं और दूसरे वक्त में जो है वो उनको जो धमकियाँ देना या इस तरह की एहतजाज के लिए वो कॉल करना। अब सवाल ये है कि क्या PTI के पास वो कैपेसिटी है, वो इस तरह की मैसिव जो है किसी हवाले से कॉल के ऊपर लोग निकल आएँ, जो है वो पूरा मुल्क जैम कर दें। अगर हम इसको खैबर पख्तूनख्वा की हद तक देखें कि अगर मशीनरी भी जो सूबाई हुकूमत है
वो इस्तेमाल कर ले तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। बाकी जो है ये इन्होंने बारहा पहले भी कॉल्स दी हैं, लोग नहीं निकले। जो पंजाब है या सिंध है या दीगर जो सूबे हैं उसमें KPK में निकल सकते हैं, लेकिन क्या KPK में जो लोग हैं निकलने से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इनकलाब आ जाएगा? तो मैं नहीं समझता कि ये इससे कोई इनकलाब आ जाएगा जिससे इमरान खान को जो है वो हुकूमत मिल जाएगी। अनलेस कोई पूरे पाकिस्तान में हर शहर में लाखों की तादाद में लोग निकलें, पूरा सिस्टम को जैम कर दें, तो तब वो हो सकता है। देखिए हमने 2014 का धरना देखा था, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी उस टाइम इमरान खान और जो ताहिरुल कादरी के साथ थी, वो ना सिर्फ ये इस D चौक पे बल्कि उससे आगे वो चले गए, पार्लियामेंट के सामने चले गए, पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर दी। उसके बावजूद भी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी थी, उसके बावजूद भी हुकूमत को जो है वो ना गिरा सके और ना कोई अपने जो वो मकासद थे पूरे कर सके। तो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत के साथ है, बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी इनके साथ हैं। तो अकेले इमरान खान मैं नहीं समझता। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं PTI को भी इस बात का इदराक है और जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है, फिर उसमें वजन है। बिल्कुल, देखें ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, एक सूबे में हुकूमत है, तो इट मींस के वो इस जो सिस्टम है, जो मौजूदा सिस्टम है, उसका किसी ना किसी तरीके से हिस्सा है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। बाकी ये जो उनकी तरफ से ये बयानात आ जाते हैं या ये इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये एक सानवी मैं समझता हूँ चीज़ें हैं, अदरवाइज ये उन्होंने इस निज़ाम को एक्सेप्ट किया हुआ है। महमल, आप क्या वजह समझती हैं इस तरह के बयानात आने की? ऑल्सो आप क्या रेलेवेंस ड्रॉ करती हैं हमाद अजहर, परवेज़ इलाही? क्या ये अदालती फैसले हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासी तौर पर हलचल से, या फिर इसको देखना चाहिए उस तनाजुर में भी? ना पहली चीज तो ये है कि जो तलाल चौधरी साहब ने बयान दिया है ना कि ये PTI दबाव डालना चाहती है, वहां तक तो बात सही है। लेकिन ये कि जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कबूल कर लिया है, तो कबूल तो नहीं किया। PTI तो जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तब से PTI वापस पावर में आने की ही कोशिश में लगी हुई है। तो वो तो चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हुकूमत में आ सके, वो ना हो एक अलग बात है, लेकिन ये तो वो कोई मौका नहीं जाने देते कि जिसमें वो कोई न्यूसेंस या केओस या दबाव और ये प्रेशर और ये सब कुछ जो है वो डालें। और इस वक्त तो असल जो चीज़ है ना लीना, वो ये है कि हुकूमत ने भी उनको मौका दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी जो है ना उन्होंने पेश की अपोजिशन को कि जिसका वो फायदा उठाने चाहते हैं PTI। आप देखें कि गवर्नमेंट ने बहुत से महाज खोल लिए हैं, यानी कि एक तो अगले जो है अभी जैसा शहजाद ने बताया IMF की भी नेगोशिएशन चल रही है, फिर बजट भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो मुश्किल इकोनॉमिक डिसीजंस लेनी है। अब उसके अवाम पे बोझ पड़ेगा तो उसके ऊपर जो है वो कोई रिएक्शन भी आएगा। ऊपर से मीडिया के साथ एक जबरदस्ती की लड़ाई कर ली है, ये जो पंजाब डेफेमेशन बिल वाली जो चीज है, इसका कोई फायदा भी नहीं होना हुकूमत को, इसका उल्टा नुकसान ही होगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जो अदलिया के खिलाफ एक महाज खोल दिया है, यानी एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी जो हो रहा है, तो ये जब सब गलतियां जब हुकूमतें करती हैं, इतने ज्यादा महाज, इतने फ्रंट जो है वो एक साथ खोल देते, तो उसका नुकसान तो होता है। मतलब हमने देखा 90s के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये किया था, फिर आप जनरल मुशर्रफ की हुकूमत उठा के देख लें कि उन्होंने भी अदलिया और मीडिया के साथ जिस तरह लड़ाई की और फिर अनपॉपुलर किस तरह हुए। खुद खान साहब ने ये किया, आप देखिए काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस थी, मीडिया की जुबानबंदी थी, उन तो एक ट्रेंड तो है पाकिस्तान में कि जब हुकूमतें ऐसी चीजें करती है तो उसका नुकसान होता है। इस वक्त तो PTI ऑब्वियसली इस चीज पे बैंक कर रही है कि अगर जो है हुकूमत वो एक माशी तौर पर डिलीवर भी ना कर सके, ये जो मुश्किल फैसले हैं ये ना ले सके, और फिर ये बाकी फ्रंट खुले हुए, तो उसकी वजह से शायद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव हो और ये जो चीज़ है वो किसी चीज़ में ट्रांसलेट कर सके। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है रीना, वो ये है कि जब तक खान साहब जेल में है तो वो पोलिटिकल नॉइज तो जेल से क्रिएट कर सकते हैं, क्या वो इस हद तक कि कोई यानी कि कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो सके, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर इस किस्म की कोई तहरीक PTI चला सके जब खान साहब जेल में हो, तो वो जो है वो देखने वाली चीज है। यानी कि उसके अंदर जो है वो लगता नहीं है, हुकूमत को भी यही लगता है कि ये सिर्फ अभी पॉलिटिकल नॉइज करे, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो कल को बाहर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं वो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल में उनकी एक अपनी सोच भी यही है कि जब सड़कों पे हजारों की तादाद में लोग आ जाए, अगर आप लोगों के मुताबिक PTI को इस बात का पता है कि अगले 5 साल इसी तरह से है, वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हिलजुल या सेटअप को हिला भी नहीं सकते, तो फिर बार बार ये एहतजाज वाली बात या बार बार हम सड़कों पर आने की कॉल देंगे क्यों कर रहे हैं इस तरह? तो बल्कि उनका नुकसान नहीं होगा कि एकदम से गियर अप हो जाता है, फिर उस गुब्बारे से हवा निकल जाती है?
तो मोरल लीना, तो ये तो प्रेशर डाल रहे हैं ना, वो कोई मौका तो नहीं जाने देते प्रेशर डालने का। आप मुझे बताइए कि उन्होंने कहाँ जाने दिया? इससे प्रेशर डलता है, इससे प्रेशर डलता है, बार बार वो शेर आया वाली बात हो जाती है। प्रेशर जो है एक न्यूसेंस के और सारा कुछ उन्होंने रखा है, उन्होंने दबाव रखा है, उसका कोई फायदा हो ना हो, उनको नुकसान भी हुआ है उस चीज का। आप देखें 9th में जो हुआ और सारा कुछ, तो उसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन ये उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा तो है। बार बार ये कहना मज़हर साहब, एहतजाज की आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, तहरीक बन रही है, अलायंस बन रहा है, एहतजाज की तब कॉल देंगे, डेडलाइंस दे रहे हैं, कभी खान साहब फिर एक्स के ऊपर वो कर रहे हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ सर्विस हो रही है, दबाव पड़ रहा है, या फिर वो शेर आया वाली बात हो? देखिए अलीना, सबसे पहले तो खुद गवर्नमेंट का एक पैनिक बटन दब गया है। आप देखें कि पिछले चंद हफ्तों में जितने एंटी मीडिया मूव्स इस गवर्नमेंट ने किए हैं, और जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पैमरा का नोटिस है, यानी पैमरा कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा रही है, डिफेमेशन लॉज के तहत आप मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, फिर मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर एक्स पर पाबंदी करना क्या चाह रहे हैं आप? एक मरतबा ब्लैंकेट बैन लगा दें मीडिया के ऊपर। इस तरीके से लगा के तो ये जो नर्वसनेस है, ये तो ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नजर आती है कि आप एक के बाद और मीडिया बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट हो गया है गवर्नमेंट का, हर तरीके से पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया स्टेक होल्डर्स किस तरह मूव करते हैं वो अलग बात है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में आज तक किसी गवर्नमेंट को यकीन नहीं है कि उनके 5 साल पूरे होंगे। खुद तलाल चौधरी साहब बताएं, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को यकीन है कि वो 5 साल पूरे करेंगे? नहीं यकीन है, ना इससे पहले किसी को यकीन था। तो पीटीआई को यकीन हो ना हो, खुद गवर्नमेंट को यकीन नहीं होता। दूसरी बात, जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि दबाव डालने की, अपोजिशन और काम क्या करती है? अपोजिशन के यही तो काम होता है, वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन अपोजिशन का तो काम ही ये होता है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाए। अब तक पीटीआई को वो कामयाबी उस तरीके से नहीं मिल सकी, इसलिए नहीं मिल सकी कि उनके जो अपोजिशन के अलाइज हैं, उनको पीटीआई पे उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है। आप देखें जेयूआई की कल कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं मौलाना से, लेकिन जेयूआई उस तहरीक का अभी तक हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। जमात इस्लामी उस तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। खुद जो उनका 6 जमाती इत्तेहाद है, वो अब तक कोई कॉल नहीं दे पाया है। तो पीटीआई के लिए अपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में जितने भी धरने हुए हैं, माजी में हमने देखा है, जितने भी अपोजिशन ने धरने दिए हैं, वो या तो इस्टेब्लिशमेंट बैक धरने नज़र आते हैं और उसके बाद चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट की कामयाबी जो है वो तो या तो सिस्टम चला जाता है उसके नतीजे में, जो हमने 77 में देखा, जो हमने 69 में देखा कि उसके नतीजे में मार्शल लॉ लग जाता है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट से सिर्फ गवर्नमेंट नहीं जाती, सिस्टम जाता है। और अब किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अभी तक पीटीआई उस तरह का मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है कि कोई कंट्री वाइड पहिया जाम हो जाए, कोई कंट्री वाइड एजिटेशन, उस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। 1-2 जलसे किए, जलसों पर पाबंदी हुई, पाबंदी कबूल कर ली गई, खामोशी से घर बैठ गए, या आप कोर्ट का जो है ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलीफ दिला रहे हैं। एक चीज़ गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव लेती है। फ़र्ज़ करें अगर वो ये इनिशिएटिव लें और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इस वक्त सीरियसली इल हैं, उनको अगर आप रिहा करेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। एक मरीज़ा हैं जो कैंसर की पेशेंट हैं, उनको आपने जेल में डाला हुआ है। इस तरह के इक़दामात जो ख़वातीन जेल में हैं, उनके हवाले से एक लीनियंट व्यू लिया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है, मैंने फिर कहा है, बारहा मैंने कहा है, गवर्नमेंट जो होती है हमेशा एक सायेदार दरख्त की मानंद होती है। सर, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि जब भी इस तरह की एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट्स होती हैं, तारीखें बताती है कि उसके नतीजे में सिस्टम लिपट जाता है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस्टेब्लिशमेंट को कहें या पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि तुम लोग अपने जो आइनी रोल है उसके अंदर रहो, अपना जो दायरा कार है उसके अंदर रहो? यही बुनियादी चीज़ हमारी यहाँ खामी यही रही कि जब ऑपोजिशन होती है तो वो जिस अंदाज में बात करती है, जैसे मीडिया के हवाले से। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्यों हमारे सिस्टम में ये कैपेसिटी नहीं है, हमारे सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं, या अभी हम उतना मैच्योर नहीं हुई है जमहूरियत? उसकी वजह यह है अलीना, क्योंकि हमारी सियासी जमातों की कमजोरी है कि वो इस नुक्ते पर एक पॉइंट पे नहीं आते। भाई आप ऑपोजिशन और गवर्नमेंट हो, तय कर लें
कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमल दखल नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 पॉइंट एजेंडे पर तो कंसेंसस बन सकता है, बनाएं, कोशिश करें। पीटीआई शुड टेक द इनिशिएटिव कि आप इस पर बनाएं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस एक नुक्ते पर सारी जमातें दस्तखत करें। फखर और शहजाद भी कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सवालात हमारे भी हैं, एक ब्रेक के बाद। सियासी मंजरनामे के ऊपर हम बात करें। फ़खर, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, खासकर अगर इस तरह की एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट्स चलती हैं तो क्या हमारा मुल्क इस वक्त इतना मैच्योर नहीं हुआ, या सियासी जमातें इतनी मैच्योर नहीं हुई, या क्यों इस तरह की मूवमेंट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता? आप उसके ऊपर कुछ राय देना चाह रहे थे? जी अलीना, बिल्कुल, ये जिस तरह मज़हर साहब भी कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जब ये सिस्टम लपेटा जाता है, कोई ना कोई एक अगर हुकूमत में होती है सियासी जमात, तो उसके जो मुखालफीन हैं वो मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, उनके इवन के सिस्टम लपेटा जा रहा होता है, उसके बावजूद भी वो उसको एक्सेप्ट, ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उस सिस्टम लपेटे जाने का जो है वो ख़ुद को हिस्सा भी बना लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें जब तक मैच्योर नहीं होंगी तब तक जो है ये इस तरह जो है वो के इक़दाम उठाए जाएंगे। दूसरी एक आप क्वेश्चन कर रही थी मैमल साहिबा से कि ये जो बार बार अगर ये पीटीआई कॉल देती है उसकी और लोग नहीं निकलते तो वो शेर आया वाली बात नहीं हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है पीटीआई के लिए दो सूरतों में। एक तो ये कि अगर लोग नहीं निकलते तो वही शेर आया वाली बात हो जाती है, और अगर निकलते हैं तो फिर एक जो है वो 9 मई जैसा अगर कोई वाक़या हो जाता है तो उसके बाद ये पीटीआई के लिए भी और पूरे सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह होगा। एक और चीज़ जो मीडिया के हवाले से मज़हर साहब बात कर रहे थे, मेरी कुछ इतलात ये भी है कि जिस तरह एक्स के ऊपर बंदिश एक गैर एलानिया बंदिश है, शायद कुछ आने वाले हफ्तों या महीनों में यूट्यूब के ऊपर भी इस तरह की कोई शायद ये सोचा जा रहा है कि उसको भी इसी तरह गैर एलानिया जो है वो उसके ऊपर भी कोई बंदिश का जो है वो इतलाक होने जा। फेसबुक पर कह रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फेसबुक के ऊपर भी शायद इस तरह की पाबंदी के ऊपर गौर। जी बिल्कुल, इसी तरह के जो है ये जो ग्रेट चाइनीज वॉल है, ये इस तरह का कोई मॉडल के हवाले से ये सोचा जा रहा है, और शायद ये कोई बहुत जल्दी इसके ऊपर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाए। और ख़ास तौर पे इनके मकसद यही है कि जो एक्स के बाद यूट्यूब के ऊपर जो है ये इस तरह का एक प्रोपेगेट किया जाता है उसका तदारुक किया जा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक्स को ये नहीं रोक सके, लोग VPN के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूट्यूब हो या जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी इनके जो ये मकासद हैं वो शायद कामयाब नहीं होंगे उस हवाले से। आई थिंक वैसे ये तो इस वक्त तक इस्टेब्लिश्ड है कि पाबंदियों से कोई चीज़ रुकती नहीं है, बल्कि ज़्यादा गुस्सा और एजिटेशन ही पैदा होती है, और तो कुछ नहीं। और आई एम श्योर सारे पैनलिस्ट भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ऑल्सो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, शहजाद, उसी के ऊपर अगर वापस आऊँ, ज़ैन कुरैशी का आपको बयान याद होगा, कैपिटल टॉक में गालिबन काशिफ के साथ भी वो बैठे हुए थे शो में, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती हुकूमत लेना, इस वक्त तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश नहीं है कि वो हुकूमत बनाए। तो क्या वाकई में ये सिर्फ एक सियासी स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं माशी तौर पर भी उसमें लेना नहीं चाहती है अपने सर पर ये सारा कुछ? अच्छा अलीना, एक तो ये जो बात हो रही है अभी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाबंदी लगाने के हवाले से, पिछले कुछ अरसे से ये चाइनीज फायरवॉल का जिक्र चल रहा है। एजाज सईद ने काफी अरसे पहले इस पे बात की थी। कल ट्रिब्यून अखबार में एक खबर थी कि तकरीबन 38 बिलियन रुपीस जो है वो बजट में इस चीज के लिए मांगे जा रहे हैं, जहां पे साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का अंदाजा है कि शायद ये उसी फायरवॉल के लिए है, जिससे आप बेसिकली पूरा प्लेटफॉर्म बंद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सब डोमेन को थ्रॉटल कर सकेंगे। यानी कि किसी का यूट्यूब आपको अच्छा नहीं लगता तो आपने उस पर पाबंदी लगा दी। ये इस किस्म की बातें हो रही है। लेकिन जब भी क्लैरिफिकेशन मांगी, आई थिंक बेनजीर शाह ने भी मांगी थी, लेकिन उनको भी इसकी क्लैरिफिकेशन मिली नहीं कि क्या करने जा रही है हुकूमत इस पे। वो बिल्कुल टाइट लिप्ड है, जैसे कि पंजाब के डेफिमेशन बिल पे थे। जहां तक आप पीटीआई के शोर वाली बात करें, देखिए उन्होंने ये तो नहीं कहा अभी, हाँ 20 बिलियन, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत गिराने के लिए निकल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी ऑपोजिशन वो चाहती है कि रेलेवेंस रहे। जब तक रेलेवेंस रहेंगे हुकूमत पे प्रेशर रहेगा। और फखर साहब कह रहे हैं कि प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं डेवलप होती नजर आ रही, प्रेशर वाली सिचुएशन ऑलरेडी है। ये जो जजेस के खत के बाद जिस तरीके से हुकूमत ने या उसके अरकान ने टेक ऑन करना शुरू किया है जुडिशरी को, ये पैनिक है। ये नहीं इस तरह होता है। पहले तो चले आप कहते थे कि जस्टिस बंदियाल साहब के हवाले से इशू ये है कि उन्होंने एक तरह के फैसले दिए, एक तरह के बेंचेस बनाते हैं। यही आप साकिब निसार के बारे में भी कहते थे। ये इस वक्त जिन जजेस के हवाले से एक तहरीक चलाई जा रही है, जो तकारीर हो रही है, उसकी क्या लॉजिक बनती है?
कोई इस मुल्क में कह सकता है कि ये जजेस जो है बायस्ड हैं या इन्होंने कोई ऐसे फैसले दिए जो कि बायस्ड हैं? बिल्कुल नहीं है। ये पैनिक ही है जो इस वक्त नजर आ रहा है। जो मीडिया पे डेफेमेशन लॉ जिस तरीके से लाया गया है बगैर डिस्कशन के, बगैर किसी से बात किए गए, क्या वो पैनिक नहीं शो करता? अब केपीके कहेगा, जैसे और कहा भी अली अमीन गंडापुर साहब ने, हम निकलेंगे फिर आप कैसे रोकेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये पैनिक तो है जो कि नजर आ रहा है। और जो मैं बता रहा हूं कि इस वक्त IMF के सर्कल्स में ये बातचीत चल रही है कि अगर टफ रिफॉर्म्स करने हैं तो इस पॉलिटिकल कैपिटल के साथ, इस एनवायरनमेंट में जहां पे जुडिशरी इज हेड ऑन विद द एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव इज हेड ऑन विद द जुडिशरी, ये कैसे कर पाएंगे आप? तो ये तो चल रहा है मामला। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मेमन ने कि हर महाज खोला हुआ इस वक्त हुकूमत है, और एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है जो आते साथ तहरीक इंसाफ ने किया था। उन्होंने ऑपोजिशन के साथ भी महाज खोला, जुडिशरी के साथ भी, मीडिया के साथ भी, गैर जरूरी पंगे जिसको आप कहते हैं ना, वो उन्होंने लिए। ये हुकूमत भी वही कर रही है इस वक्त। ठीक है, इसका एक मैं हल जानना चाहती हूँ कि क्या हल होगा। एक छोटी मैं ज़रूर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिएगा मुझे, क्योंकि हम मुख्तलिफ महाज़ों की बात कर रहे हैं, फिर एक अलायंस भी बन रहा है अपोजिशन का, उसमें कहाँ तक जान है, क्या हो पाएगा आगे, नहीं होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे फिर आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं। महमल, आई अंडरस्टैंड आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, इसके साथ साथ ये भी सवाल ले लीजिएगा कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान से PTI की मुलाकातें चल भी रही हैं काफ़ी अरसे से, अब दोबारा कल एक मुलाकात हुई है, इसका फ्यूचर आप क्या देख रही हैं? क्योंकि JUI इस बात के ऊपर तो मुसर है कि ये हुकूमत मैंडेट की हुकूमत नहीं है, इनको जाना तो है। क्या आपको लगता है कुछ दम है इस इत्तेहाद में? पहली चीज़ तो ये है कि पहली चीज तो ये है कि जो मौलाना बात करे वो तो एक बार्गेन के लिए इस्तेमाल करे ना, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक ही है। और हमने देखा है वैसे तो PTI और JUIF के दरमियान जिस तरह के हालात थे, मतलब इमरान खान साहब ने अगर किसी को बहुत पर्सनली मॉक किया हुआ है बहुत ज्यादा पब्लिकली, तो वो मौलाना ही है। लेकिन इस वक्त दोनों को शायद एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि इधर बात भी हुई है अभी कि PTI जो है वो जब स्ट्रीट एजिटेशन करने जाएगी तो 9 मई के तनाजुर में हो सकता है उनके लोग ना निकले, क्योंकि वो सहमे हुए भी होंगे। और भी आपको पता है कि वो जो एक साल से जिस तरह चीज चल रही है, तो उनको स्ट्रीट एजिटेशन के लिए लोग अगर चाहिए तो वो तो उन्हें पता है कि मौलाना निकाल सकते हैं, तो ये मौलाना ही प्रेशर डाल सकते हैं। वरना आप अभी देखें, अभी तक जो ऑपोजिशन की अलायंस बनी हुई है यानी स्ट्रीट के ऊपर, अभी आप वैसे ऑपोजिशन की अलायंस देखें तो उसमें कुछ उस तरह से हमें दमखम नहीं नजर आ रहा कि यानी कि वो बातों की हद तक ही है, लेकिन अगर आप कोई तहरीक या वो वाली चीज देखें तो वो नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज जो आप बात पहले ब्रेक से पहले कर रही थी असल में कि इसका हल क्या है। अब जिस तरह मैंने बात की, शहजाद ने बात की, इतने ज्यादा जब आप फ्रंट खोल लेते हैं ना अलीना कोई भी हुकूमत, तो फिर वो एक्चुअली लगता है कि आप वाकई हुकूमत जो है वो एक के बाद एक बेवकूफ़ी कर रही है, वो अपने पाँव पे खुद से कुल्हाड़ी मार रही है। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको भी समझना चाहिए कि इन चीजों को कैसे डील करना है। अभी शहजाद ने बताया कि ये जुडिशरी ना ये साकिब निसार वाली जुडिशरी है ना ये बंदयाल वाली जुडिशरी है, ठीक है। ये जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और वो अगर खड़े हुए तो वो किसी वजह से खड़े हुए, किसी और बात, और वो फैसले भी मोरलेस इसमें इधर मेरिट पे ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप उनके साथ जो आप लड़ाई कर रहे हैं गैर जरूरी, फिर मीडिया के साथ एक गैर जरूरी आपने लड़ाई कर रही है। अभी आपने इकोनॉमिक डिसीजन, आप सब ये कह रहे हैं, आप सब ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है जो इकदामात ले रही है उसे क्लियरली ये नजर आता है कि जी बौखलाई हुई है या इनसिक्योर है, लेकिन फैसल वाडा साहब का मज़ा साहब बयान, ठीक है गलतियां कर रही है लेकिन उससे उसकी इनसिक्योरिटी जाहिर होती है। लेकिन मज़ा साहब फैसल वाडा साहब का बयान देखें, वो कहते हैं कि ये तो हमाद अजहर साहब जो बाहर आए हैं वो तो एक्चुअली PTI का डर है, क्योंकि वो ये डर रहे हैं कि पंजाब में वो कंट्रोल खो रही है। PTI सियासी जमात को अपना फ्यूचर पंजाब में कमज़ोर होता खासकर परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद नज़र आ रहा है, इसलिए हमाद अजहर और बाकी सब जो रूपोश हैं उनको बाहर आने का कह रही है। देखिए इसका क्या मतलब है? देखिए पहली चीज़ ये जो शहजाद बात कर रहे थे, जो पैनिक बटन है गवर्नमेंट का वो PTI की वजह से नहीं है, वो जुडिशरी की वजह से है। क्योंकि जुडिशरी जिस तरीके से मूव कर रही है और जुडिशरी में जो चीज़ें आई हैं नज़र आई हैं वहाँ गवर्नमेंट की नर्वसनेस नज़र आती है। PTI ने क्या प्रेशर डाला है? PTI की तो कोई मूवमेंट अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है। तो जो प्रेशर है जो गवर्नमेंट, देखिए इस वक्त है क्या, पहले मादी में एक ट्रॉइका होती थी, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दो एक साइड पर होते थे, प्रेसिडेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पर होती थी, प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर होता था। यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ एक और प्लेयर उभर कर सामने आया, वो है जुडिशरी। अब जुडिशरी का पल्ला जहाँ गिरता है वो स्ट्रांग हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल यही है कि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि जुडिशरी का पल्ला ऑपोजिशन की तरफ है,
ये जो सूरत हाल है इसने गवर्नमेंट की नर्वसनेस में इजाफा। अब वो किसी सोशल मीडिया पे जो है वो पाबंदियां हैं, उसका बाय एंड लार्ज हमें यही तासुर मिल रहा है। रिफाई में जुडिशरी का पल्ला बेशक अगर तासुर है हुकूमत को कि पीटीआई की तरफ है, लेकिन इस तरह से लगता है कि हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और वो सेम पेज एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए ना, जो फैसल वाडा वाली बात की, आप फैसल वाडा क्यों इनसिक्योर, आप ये देखेंगे फैसल वाडा की तकरीर या फैसल वाडा को जो नोटिस या और मुस्तफ़ा कमाल को जो नोटिस है उस पे सेनेट की तकरीरें तो देखें कि सब के सब उस साइड पर खड़े हो गए। एग्जैक्टली। तो माय सवाल इज कि क्यों इनसिक्योर होगी अगर वो एक पेज एंजॉय करती है हुकूमत तो? नहीं, तो आप वो देखिए ना कि वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। वहाँ गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है और गवर्नमेंट ये फील कर रही है कि शायद जुडिशरी का झुकाव उस तरफ जा रहा है। जिस तरह वो मिसाल देते हैं कि जी उन्हें इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, चौधरी परवेज इलाही को। जो फैसल वाडा साहब बात करें वो बेसिकली पीटीआई के अंदर दराड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही माजी में कुछ और थे, आज चौधरी परवेज इलाही दूसरी तरह हैं। एक तरफ तो हम ये कहते थे ना कि जुडिशरी पे डिवाइड था, लेकिन इस वक्त जिस किस्म का अटैक एग्जीक्यूटिव की तरफ से देखा जा रहा है, ये डिवाइड तो खत्म हो जाएगा। जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। मतलब ये हिम्मत अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त अगर सुमोटो लिया है जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब ने नहीं लिया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लिया है। जब आप डिवाइड की बात करते हैं कि डिवाइड है, तो आप तो जिस किस्म के इस वक्त हरबे आजमा रहे हैं, आप तो इस जुडिशरी को अपने खिलाफ यूनाइट कर रहे हैं। एक जो चीज है ना, असल में बात ये है कि जो पिछली जुडिशरी थी ना, वो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई थी, वो उनके साथ उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। ये वाली जुडिशरी मैनेज नहीं हो रही। ये जो गलतियों पे गलती और ये इस तरह के एक चीज है ना, ये जुडिशरी मैनेज नहीं है, ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी ये भी तो नहीं कहती ना कि हम आपके दायरे इख्तियार में इंटरवीन करेंगे। पिछली जुडिशरी और इस जुडिशरी का ये जरूर फर्क है कि वो ट्रांसग्रेस कर जाते थे, वो ऐसे फैसले आते थे पॉलिटिशियंस के खिलाफ, बट ये वाली जुडिशरी वहां तक जाने के लिए नहीं है। तो कहां तक हार्म कर सकती है अगर ये तसादुम नहीं होता तो? वो जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे थी ना, वो मैनेज्ड थी ना, वो जिस तरह बेंच फिक्सिंग और वो जो सारी चीजें होती थी वो होता था ना। ये इंडिपेंडेंट है ना, ये मैनेज नहीं हो रही और ना ये मैनेज होना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें आप मैनेज करने की कोशिश भी ना करें। और इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट भी इसीलिए खड़ा किया है कि भाई ये हमारे साथ इस तरह की ये कोशिश कर रहे हैं और हम साथ हैं, हम इकट्ठे हैं और इसके खिलाफ हम इकट्ठे रहेंगे। ये जो यूनिटी उन्होंने दिखाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तीनों जो पैनलिस्ट हैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो मौजूदा जुडिशरी में जो जितने जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है, क्या ये अभी कोई रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं? ये उसी जो जुडिशरी जिसमें बंदियाल साहब भी थे या साकिब निसार थे, ऑलमोस्ट उस दौर में भी थे, और फैसला साजी अहम फैसले जो है केसेस के इन्हीं जजेस की तरफ से आते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सडन जो चेंजेस हैं वो क्यों आई हैं? पहले जो थी वो यही जुडिशरी के यही लोग थे जो जजेस थे कि ये अब बिल्कुल चेंज हो गए हैं। देखिए उसकी एक वजह फकत ये है कि जस्टिस अथर मिनुल्लाह अगर चले मज़े साहब बात करें। जी उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आ रही है, देखिए काजी फाइज ईसा ने सबसे अच्छी बात ये की है कि उन्होंने कलेक्टिव डिसीजंस की तरफ गए, वो उन्होंने मशावरत की पॉलिसी अपनाई है, उन्होंने अपना सो मोटो इख्तियार वो कर लिया। तो एक ओपननेस जुडिशरी में हमें नज़र आती है। अब उसमें लोग खुलकर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, जो 6 जजेस का खत है वो भी उसी की गमादी कर रहा है। तो ज़्यादा ओपननेस आई है। पहले उमर बंदियाल साहब की कोर्ट में भी एक क्लोजनेस नज़र आती थी कि 3 जजेस हैं, उनके दरमियान चीजें होती हैं। साहब रिपोर्ट उस वक्त भी हुआ था, अब ये इंकशाफ हमारे सामने हुआ है कि उस वक्त भी इन्होंने बताया था, बट उस तरह तहरीरी फॉर्म में नहीं था। शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फखर जब यही जस्टिस अथर मिनुल्लाह थे जिन्होंने नवाज शरीफ की और मरियम नवाज का सेंटेंस सस्पेंड किया था पनामा का, ये कहते हुए कि नैब ने इतना तक नहीं देखने की गवारा किया, नैब अदालत ने, कि अपार्टमेंट्स कितने के थे और उनकी आमदन कितनी थी। इस बुनियाद पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा फैसला लिखा था, जिसपे बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि बेल के फैसले या सेंटेंस सस्पेंड करने के फैसले इतने तवील नहीं होते। वो अथर मिनुल्लाह साहब ने दिया था। जब कोर्ट रात को 12 बजे खोले अथर मिनुल्लाह साहब, तो वो नून लीग को बड़े अच्छे लगते हैं, वो उनका दिफा भी करते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि हम मदाखलत नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे, तो हुकूमत को इतना बुरा क्यों गुजर रहा है? इस पर ये सारी तकरीर जो की जा रही है, इसकी वजह क्या है? यही फैसल वाडा साहब ने उस दिन कहा ना शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम पे कि जस्टिस बाबर के खिलाफ जब पूरी पीटीआई अगेंस्ट थी, तो मैंने कहा कि ये बंदा तो फिर ठीक होगा अगर मेरी जमात इसके खिलाफ है, तो मैंने उनका दिफा किया। तो अब सडनली क्या हो गया है?
वही हुकूमत जिसके मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री कमेटी में सपोर्ट किया जस्टिस बाबर साहब को, वो आज कह रहे हैं कि उनके पास ग्रीन कार्ड क्यों है। उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मुखालफत कर रही थी। तो मेरे ख्याल से जजेस में कुछ नहीं बदला है। ये हुकूमत जो इस वक्त नून लीग की है, उनको क्योंकि अब नहीं, उनको नजर आ रहा है कि शायद फैसले उनके खिलाफ जा रहे हैं, जो कि खुद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस तरह के फैसले किए हैं जुडिशरी ने जो कि स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जब राना सनाउल्लाह साहब की अब ये व्यू है, तो फिर हाईकोर्ट में वाकई वो फैसले कैसे स्टैंड कर पाएंगे? ठीक है, मैं मुकम्मल कर लूं। मुख्तसर इसको फिनिश कीजिए। के हवाले से जो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और बाद में इमरान खान को कहना पड़ा कि नहीं, बड़ी गलती हो गई, हमने क्यों पता नहीं रेफरेंस कर दिया उनके खिलाफ। लेकिन अगर आप पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देखें नून लीग की, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी मिलेंगे, कई जजेस पे अटैक मिलेंगे, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, और एसबी सेट चले उन पे तो आप जस्टिस बंदियाल हो, उन पे तो आप बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगाते थे। अब जब आप इन जजेस के ऊपर जिसपे एक वाइड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ये बायस्ड नहीं है, इनकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, किसी लीनिंग नहीं है किसी जमात की तरफ, जब आप उनको भी उसमें आके फखर आपको जवाब देना चाहते हैं, सुन ले जल्दी से क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है, फिर आपके लिए जवाब के लिए टाइम नहीं मिलेगा। शहजाद जवाब सुन ले, फिर आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल फखर, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी उससे हो, लेवल से हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो या अदलिया के अंदर से हो, वो जस्टिफाइड है। लेकिन एटलीस्ट आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि आपको एक तरह की जो इंटरफेरेंस है वो कबूल है, दूसरी तरफ से जो है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो वो आप उसके हवाले से वो जो है आवाज़ें उठाना शुरू कर दें। आपकी एक यूनिफाइड एक पॉलिसी होनी चाहिए अदलिया की तरफ से, चाहे वो अदलिया के अंदर से इंटरफेरेंस हो, इंतज़ामिया की तरफ से हो या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, फिर ये एक अदलिया को कलेक्टिव जो है उसके हवाले से वो अपना जो फैसला है वो सुनाना चाहिए। छोटी सी बात मेरी ले जी, सिर्फ अलीना मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि फखर ये बात कर रहे हैं ना कि ये यूनाइटेड स्टैंड और ये वाली चीज, फखर जिस टाइम जो है जस्ट शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था ना, जब उनके साथ ये सारा सीन हुआ था, तो उस वक्त एक्चुअली सबने क्रिटिसाइज किया था कि अदलिया ने उनका साथ नहीं दिया और किस तरीके से अदलिया ही उनके खिलाफ होगी। इस वक्त अगर जुडिशरी इकट्ठी हुई है इस एक चीज के ऊपर के इंटरफेरेंस हो रही है, उन्होंने भी यही इंटरफेरेंस की बात की थी और आज भी जुडिशरी इंटरफेरेंस की बात करी, तो आज एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है कि वो इकट्ठे हुए हैं। उस वक्त वो अकेले थे एक, आज जो है ये सारे उसी की चीज, उसी फैसले को उन्होंने लेकर खत भी लिखा, सारी बात भी की, आज इकट्ठे, तो इस सिस्टम के लिए फायदा होगा इन द लॉन्ग रन। अच्छा, इसके ऊपर हम मजीद भी बात करना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम इतना ही था, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम में, तो आने वाले दिनों में भी इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।